आपका समय जो 1.5 घंटे का रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया गया और निर्देश क्या क्या है। पहला निर्देश है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी कि जो आपको प्रश्न दिया गया है उसको अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 होने वाला है। 19 प्रश्न कितने नंबर का? 40 मार्क्स यानी 40 नंबर का। 1 से 7 नंबर तक आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। देन 8 से 14 आपका 3 नंबर का रहेगा। देन 15 से 19 आपका कितने नंबर का रहने वाला है? 5 नंबर का। तो चलिए हम लोग जल्द से जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू हो जाते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न आपका है वह वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की थी। किसने की थी? मेटरनिख ने। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मेटरनिख। अगला है भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। कहाँ? कोलकाता के समीप। लेकिन दोस्तों यहाँ आप लोगों को एक प्रश्न पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर सफल आधुनिक वस्त्र का पूछे तो आप मुंबई लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो कलकत्ता में 1818 में जब खुली थी तो यह उद्योग वहां पे असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। अगला है खरीफ फसल किसे कहते हैं? वाह, क्या प्रश्न पूछा है दोस्तों। खरीफ फसल यानी जो गर्मी के दिन में हम लोग उगाते हैं, जिसमें धान लगाते हैं उस समय, तो किसको कहेंगे? तो लिखेंगे खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। जैसे चावल, मक्का, यानी जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न आपका है लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां लिखें। किसकी? लोकतंत्र की 2 चुनौतियां। तो लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन है, तो इसकी 2 चुनौती जातिवाद का जहर और अगला है महिलाओं का अत्याचार, अशिक्षा, संपत्ति का असमान वितरण, भ्रष्टाचार दिए हैं ताकि आपको कम से कम 2 आधी रह जाए। बेरोजगारी भी इसके अंतर्गत आता है, राजनीतिक दलों का भी आता है और परिवारवाद भी आता है। फिर नेक्स्ट है समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? समवर्ती सूची मतलब वैसे सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, तो इसके अंतर्गत शिक्षा आएगा, वन आएगा, नाप तोल, वन्य जीव एवं प्राणियों का संरक्षण, न्यायिक का प्रशासन आते हैं। ठीक है, आपका 5वां प्रश्न है मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? विनिमय मतलब किसी वस्तु को लेने के बदले में कोई वस्तु देना, उसका मूल्य देना। तो मुद्रा मतलब रुपया। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा गया है? तो साधारण सी बात है कि हम लोग वस्तु के बदले में पैसा देते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा गया है। तो किस प्रकार लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई वस्तु लेने के लिए हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। अगला है विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? विदेशी मतलब अब भारत का लोग अगर अमेरिका में निवेश करे विदेशी में हो जाएगा, अगर अमेरिका के लोग भारत में अगर निवेश करेगा तो विदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। अगला है असहयोग आंदोलन। यह सहयोग, हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को गौर से देखिएगा। असहयोग सहयोग की भावना ना रखना, मदद ना करना, आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो साधारण सी बात है, जब असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो जिसके ऊपर हम लोग चलाएंगे, यानी यहाँ अंग्रेजों पर चलाया गया था, तो सभी भारतीय अंग्रेजों की सहायता करना छोड़ दिया था। अब किस प्रकार की सहायता कर रहे थे वो देखते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके। तो कौन कौन सा तरीका है? तो पहला तरीका था कि ये जो असहयोग आंदोलन था वह महात्मा गांधी ने को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन को हम लोग योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करेंगे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए। यानी गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो पदवी दिया है उसको हटाएंगे, उसको लौटा देंगे। अगर उसका कोई इसके अंडर में कोई नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी, उसको छोड़ देंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और अगला असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए।
अगला पॉइंट बनाएंगे, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया। अगला पॉइंट, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? यानी पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो क्यों बढ़ा था? तो लिखेंगे पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्न कारण से बढ़ा। वो कारण क्या क्या था? तो पहला कारण था ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। यानी जो ब्रिटिश कारखाने थे वो जब वहाँ युद्ध हो रहा था तो सैनिकों की जो जरूरत थी उस सामान का उत्पादन करने में बिजी हो गए थे, और इसी बीच में भारतीयों को मौका मिल गया अपना व्यापार को बढ़ाने का। और लिखेंगे युद्ध लंबा चला, जब युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। फिर नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। अब अगला प्रश्न आपका भूगोल से है। आपका प्रश्न है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? तो नवीकरणीय वैसे संसाधन जिसको हम लोग नया कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिसको हम लोग नया नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में निम्नलिखित अंतर है। अब अंतर क्या क्या है? तो एक साइड लिखेंगे नवीकरणीय और दूसरे साइड लिखेंगे अनवीकरणीय, और एक एक करके दोनों का विभेद करते चलेंगे, दोनों का अंतर करते चलेंगे। तो एक साइड लेकिन नवीकरणीय तरफ लिखना है। नवीकरणीय संसाधन को हम लोग कई बार उपयोग कर सकते हैं, और नवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम लोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन कभी नहीं खत्म होने वाले संसाधन हैं, और नवीकरणीय संसाधन एक समय में खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा है नवीकरणीय संसाधन का चक्र चलता रहता है, जैसे जल चक्र, और नवीकरणीय संसाधन का चक्र नहीं चलता है। इसमें नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जल, वायु, और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होगा कोयला, पेट्रोलियम आदि। ठीक है, फिर लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन का निर्माण तुरंत कर सकते हैं, और नवीकरणीय संसाधन के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? तो लिखेंगे दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती है। नंबर 1, आंदोलनों के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। अगला पॉइंट लिखेंगे दबाव समूह को निरंकुश होने से रोकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं। नेक्स्ट है ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए रखते हैं। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है क्वेश्चन है श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या कीजिए। यानी श्रीलंका में जो समाज की जो जातीय बनावट था, जो वहाँ के लोगों ने बांट के रखा था, अपने विचार से बना कर रखा था, उसके बारे में व्याख्या करना है। तो लिखेंगे श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है, इसका आकार हरियाणा के बराबर है। देख ससुरा, जितना हमारा हरियाणा का आकार है ना उतना श्रीलंका का आकार है, इसकी जनसंख्या भी हरियाणा के बराबर है। अरे देखो, देश जितना हमारे राज्य का, हमारे भारत की राजधानी में जितने लोगों की जनसंख्या है ना उतना भी नहीं, हरियाणा से एक छोटे से जगह का जितनी जनसंख्या है ना उतनी जनसंख्या श्रीलंका का है। ठीक है, इसमें 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कितने? 3। पहला सिंगली, दूसरा तमिल और तीसरा ईसाई थे। यानी सिंगली का 74% था,
तमिल का 18% था और ईसाई का सबसे कम यानी 7% था। तमिल दो प्रकार के हैं। अब देख, तमिल में भी दो प्रकार कर दिया है, एक श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुए उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, जो तमिल भारत में पैदा हुए और श्रीलंका में रहते हैं उन्हें भारतीय तमिल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रियंका की यहाँ सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम लोग श्रीलंका। क्या करेंगे? श्रीलंका की जातीय बनावट जटिल है। ओके, ये भाई मिस्टेक है, प्रियंका नहीं होगा। यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है श्रीलंका। ओके, इसलिए इसको हम कट अप कर देते हैं। क्या लिखना है? श्रीलंका। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी जब आपको किसी से कर्जा लेना है तो उसका कुछ शर्त होता है ना, कर्जा देने वालों का। वो शर्त क्या क्या होता है वही लिखना है। तो शर्त देखिए, अब शर्त में लिखेंगे ऋण लेने वालों को बैंक को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, यानी दिखाना होगा कि हम भारतीय हैं, हम इस देश की इस जगह पर रहते हैं, तो वो आपको लोन देगा, वो अन्यथा नहीं देगा। अगला है, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। अगर आपको लोन चाहिए 5 लाख का तो आपको इसके बदले कुछ सामान को गिरवी रखना पड़ेगा। कहाँ? बैंक में। ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है और एक गारंटर भी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्य को लिखे। कितने उद्देश्य को लिखना है? 3 उद्देश्य। तो लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है जीवन स्तर में वृद्धि करना। पहला WTO स्वास्थ्य का है, जीवन स्तर में वृद्धि करना। पूर्ण रोजगार। लाइव चल रहा है अभी लाइव चल रहा है, लेट है, पता नहीं अभी लाइव, अभी लेट है, सीधे लाइव है, अभी नहीं कर सकते। पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग से त्रिस्तरीय ठोस वृद्धि करना है। फिर अगला है वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। वस्तुओं का उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, उस लिंक से ज्वाइन कीजिए, आपको वहीं पे इसका PDF मिल जाएगा। अगला है 18वीं सदी के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति की निरुक्सवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। जब मुद्रण संस्कृति आया तो किताबें सस्ती हो गई, किताबें बहुत अधिक मात्रा में बिकने लगे, बनने लगे। तो इससे क्या हुआ देखिए, 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है और वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता में समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा आएगी। फिर से देखते हैं, 18वीं सदी के मध्य से यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है और वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता में समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। इन लोगों का ऐसा मानने का कारण यह था कि किताबों में पढ़ने के प्रति लोगों में जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब कम शिक्षित लोग भी किताबों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जान रहे थे। पुरानी मान्यताओं में सुधार की आवश्यकता को वृद्धि और विवेक से तोला जाने लगा था। फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मार्सिये ने घोषणा की, छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मसीह के उपनिषदों में नायक अक्सर किताबें पढ़कर बदल जाते हैं। इस तरह बहुत से लोग मुद्रण संस्कृति की भूमिका के प्रति आश्वस्त थे कि इससे निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। अगला है लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो लिखेंगे सभी देश में सामाजिक विविधता समान है, यानी जो भी है सबके लिए लागू है,
परंतु लोकतंत्र के माध्यम से असंभव है कि सभी स्थितियों के बीच सामंजस्य बिठाया जा सके। जब भी कोई कठिनाई आएगी तो इसे अच्छे तरह से लोकतंत्र संभाल सकता है। तो पहला पॉइंट, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है। इसमें अमीर गरीब के वोट का समान मूल्य है, यानी जो वोट देगा सबका मूल्य समान है। सभी आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों को एक समान अधिकार प्राप्त है, उससे कोई भेदभाव नहीं है। लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं को बराबर के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पुरुषों के समान महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। जिस प्रकार लड़के कोई व्यवसाय कर सकता है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी अपने व्यापार को चला सकते हैं। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का आदर व सम्मान करते हैं। सामाजिक समूहों के टकरावों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। लोकतंत्र में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो विवेचना क्या क्या करेंगे। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका निम्न प्रकार से है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को दूर करती है। मुद्रा लेन देन का सुविधाजनक बनाती है। मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से दूसरे वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पर उसे बेचा जाता है। और 7 पॉइंट है, बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर उसे नापा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशिष्ट भूमिका होती है। मुद्रा की विशिष्ट भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है और देश की निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। जल दुर्बलता क्या है। जल की कमी ही जल दुर्बलता होता है। तो लिखेंगे जल दुर्बलता का अर्थ है जल की कमी। दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो तो वह वस्तु दुर्लभ हो जाती है। देश के कई क्षेत्रों में जल की बहुत कमी है। जल संरक्षण के उपाय, तो जल संरक्षण के उपाय क्या क्या लिखेंगे। वर्षा जल संग्रह करके अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर, नदियों पर डैम बनाकर, जल को प्रदूषण से बचाकर, खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीक अपनाकर, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर, बिना मतलब के नल को खुला ना छोड़कर, आप बिजली का कम से कम उपयोग कर। आपका जो अगला प्रश्न है वह मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम पर मिलान करें। हजारीबाग, अजमेर, लोह, आयस क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलूर। तो दोस्तों देखिए, ये आपको यहाँ मानचित्र का डायग्राम दिया हुआ है और आपको इस डायग्राम में इन सभी जगहों को दर्शाना है। तो इस प्रश्न का आप लोग खुद से कर लीजिएगा, तो फिर अगर इसका विशेष क्लास फिर हम अलग से आपको दे सकते हैं। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं, इन सभी बातों का कमेंट में बताइए और अधिक से अधिक ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।